हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने अब डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने बताया थी कौन सी डेंसिटी लेते हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब अब देखिए सॉलिड स्फीयर में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेते हैं जिसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और स्फीयर का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब सॉलिड स्फीयर में भी अगर हमें आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, स्मॉल आर का मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। जिस भी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है। अब आउटसाइड वाले पॉइंट पर तो ये फॉर्मूला वही है जो होलो स्फीयर के लिए आया था। तो आउटसाइड वाले पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम सारे चार्ज को स्फीयर के सेंटर पर रखा पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। और तो होलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर, दोनों के लिए आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए फॉर्मूला सेम है। टोटल चार्ज से मतलब है ये आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए। अब इनसाइड वाले पॉइंट पे पहले क्या आया था, होलो स्फीयर में हर जगह जीरो आया था, इसमें नॉन जीरो है, और उसका फॉर्मूला ये हमारे पास आता है kq/r³ इनटू स्मॉल r। और इसको अगर डेंसिटी की टर्म में लिखें, चार्ज की जगह वॉल्यूम डेंसिटी की टर्म में, तो ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब यहां से हम ये कह सकते हैं, हम डिस्टेंस बदलेंगे, स्फीयर की रेडियस फिक्स है, तो स्मॉल r अगर डबल ट्रिपल करेंगे तो किस तरह से r e चेंज होगा ये हमने यहां लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, तो इस तरह का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाएगा। कहां वाले पॉइंट के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए। अगर E और R में ग्राफ खींचेंगे तो इनसाइड वाले पॉइंट के लिए ऐसा आएगा, और आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए ग्राफ तो होलो स्फीयर का ही है, क्योंकि आउटसाइड का फॉर्मूला सेम है। तो अब इसका हम कंप्लीट ग्राफ बनाए। देखिए अब इसका कंप्लीट ग्राफ अगर बनाएंगे, ये आउटसाइड वालों के लिए पहले जैसा ग्राफ हाइपरबोलिक, जबकि होलो स्फीयर में ग्राफ इस तरह का आया था, लेकिन सॉलिड स्फीयर में ग्राफ इस तरह का आएगा। और ये R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रहा है, तो इस केस में भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। सरफेस से अभी जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाता है, सरफेस के अंदर भी जाने पर इस तरह से डिक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर का ग्राफ ऐसा होता है। सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अब देखिए इस ग्राफ का दूसरा फॉर्मेट के की जगह लिख सकता हूं 1/, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। के को मैंने लिखा 1/4πε0, और चार्ज किसके इक्वल होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये स्मॉल r। अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, ρr/3ε0। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सॉलिड स्फीयर के अंदर। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल स्मॉल r के साथ बदलता है, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा।
क्योंकि सेंटर पर स्मॉल आर की वैल्यू 0 होगी, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस 0 है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो सेंटर से सरफेस, ये वाला पॉइंट कहां पर है, सरफेस पर, ये अंदर वाला रीजन, ये आउटसाइड वाला रीजन, ये इनसाइड में रीजन जो है सॉलिड स्फीयर के वो है, और ये आउटसाइड रीजन सॉलिड स्फीयर के। तो सॉलिड स्फीयर के अंदर तो ग्राफ डिस्टेंस के साथ साथ बढ़ता है और बाहर वाले पॉइंट पर डिस्टेंस के साथ कम होता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस पर है सॉलिड स्फीयर के कारण। अब देखो सॉलिड स्फीयर के अंदर अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, ये सेंटर। अब मान लो मुझे यहाँ सॉलिड स्फीयर के अंदर यहाँ एक पी पॉइंट कंसीडर करना है, ये सॉलिड स्फीयर के अंदर है पी पॉइंट, और इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अगर इसमें डेंसिटी प्लस है तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन में होगा रेडियली आउटवर्ड इधर की तरफ। तो अब ये सी पॉइंट, ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट है, तो आर वेक्टर का मतलब यहाँ क्या है, आर वेक्टर इज इक्वल टू होगा सीपी वेक्टर। तो आर वेक्टर की जगह मैं सीपी वेक्टर लिख दूंगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इनसाइड वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केविटी। अब देखो केविटी वाले क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें चार्ज भरा हुआ है, चार्ज की डेंसिटी रो है, और इसमें से यहाँ एक छोटा सॉलिड स्फीयर काट कर अलग कर दिया। तो यहाँ एक जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह को बोलते हैं केविटी। और खाली जगह जो है उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, उसका शेप स्फेरिकल है। जो खाली जगह है उसका सेंटर, वो स्फीयर है तो उसका सेंटर C2 है और उसकी रेडियस r के बराबर है। और ये जो बड़ा स्फीयर है इसका सेंटर C1 है और इस बड़े स्फीयर की पूरी रेडियस कैपिटल R है। तो इस शेडेड पोर्शन में चार्ज है, इस खाली जगह में कोई चार्ज नहीं है। अब मुझे इस तरह की चीज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। मान लो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस खाली जगह के अंदर, केविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है पी पॉइंट पर। तो पहले तो इसका रिजल्ट मैं बता दूं, पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बराबर होगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला
कि कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इसके बराबर होता है। अब देखो कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जो पी पॉइंट कैविटी के अंदर है इसकी लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ एक्सप्रेशन में कहीं पी पॉइंट की लोकेशन नहीं आ रही, तो हम ये कह सकते हैं कि इस कैविटी के अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। कैविटी के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है जिसकी वैल्यू इसके बराबर होती है, और वो इस पी पॉइंट की लोकेशन पर डिपेंड नहीं करता। हम अगर हम कैविटी के बाहर यहाँ निकालते या यहाँ निकालते तो पी पॉइंट की लोकेशन पर डिपेंड करता, लेकिन कैविटी के अंदर जो रिजल्ट आता है उसमें पी पॉइंट नहीं आता और उसका आंसर ये होता है। अब कैसे आंसर आया इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो इसका डेरिवेशन हमने कैसे किया, ये जो कैविटी है पूरा बड़ा स्फीयर था ऐसा, इसमें से यहां से छोटा स्फीयर काटा, ये वाला छोटा स्फीयर काटा तो ये बच गया। तो अगर इस बड़े स्फीयर में से ये वाला पोर्शन कट कर देते हैं तो ये बचता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो हम किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो पहले तो इसको पूरा भरा हुआ मान लूंगा, उस भरे हुए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो कंप्लीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको E1 नाम दिया है, और जो पोर्शन इसमें से कटा हुआ है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को नाम दिया है E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर कैविटी की प्रेजेंस में इसके बराबर होगा। अब देखो ये जो पी पॉइंट है ना इस बड़े स्फीयर के अंदर है ना, और अंदर वाले पॉइंट पर सॉलिड स्फीयर के फॉर्मूला ये होता था, और ये पी पॉइंट छोटे स्फीयर के भी अंदर है तो उसके लिए भी फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ जब फॉर्मूले में लिखेंगे तो C1 P वेक्टर लिखेंगे बड़े स्फीयर के लिए तो, और छोटे स्फीयर के लिए C2 P वेक्टर लिखेंगे। अब यहाँ से rho अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, ये बच गया। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से इसकी क्वांटिटी को ये लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास 3 पॉइंट है। अब यहां से C1 P वेक्टर P C2 वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर है तो C2 P वेक्टर को ये लिखा जा सकता है ना। C2 P वेक्टर जो है इसका नेगेटिव वेक्टर होगा माइनस PC। तो C2 P वेक्टर की जगह यहां अगर ये लिखूंगा तो ये टर्म आ जाएगी। अब मैं C1 से P तक गया और फिर P से C2 तक गया, C1 से P, P से C2, तो इन दोनों वेक्टर का सम इसके बराबर होगा इस लाइन के ऊपर, तो हमने इसको लिख दिया C1 C2 वेक्टर। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव हो गया। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की जो क्वेश्चन है ना जनरली आईआईटी में तो काफी पूछे जाते हैं,
लेकिन नीट के एग्जाम में इनके पूछने की बहुत कम पॉसिबिलिटीज रहती है, क्योंकि इनमें इंटीग्रेशन हमें करना पड़ता है। तो समझे हम इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के। तो एक क्वेश्चन के थ्रू इसको डिस्कस कर रहा हूं। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो नॉट इनटू आर के बराबर है, जहां रो नॉट कांस्टेंट है। लेकिन ये एक्सप्रेशन कब है, जीरो से लेकर कैपिटल आर तक। इसका मतलब यह है कि ये आर रेडियस का हमारा सॉलिड स्फीयर है, इसके अंदर अंदर चार्ज भरा हुआ है, और इसके अंदर जो चार्ज भरा हुआ है ना, उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्मॉल आर के साथ बदल रही है। स्मॉल आर का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ सेंटर से किसी पॉइंट की डिस्टेंस है p, ठीक है। अब जैसे जैसे सेंटर से दूर जाऊंगा ना, ये डेंसिटी बढ़ेगी, और सेंटर पे डेंसिटी जीरो है। तो सेंटर पे चार्ज जीरो है, सेंटर से अभी जाता जा रहा हूं, चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है सरफेस तक। सरफेस तक बढ़ने के बाद फिर उस सरफेस से बाहर निकल जाऊंगा तो जीरो हो जाएगी। तो केवल इस सॉलिड स्फीयर के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और वो नॉन यूनिफॉर्म है। अभी तक जो हमने चीजें डिस्कस की थी उसमें स्फीयर के अंदर हर जगह डेंसिटी कांस्टेंट थी, वो वेरिएबल नहीं थी। रो की वैल्यू कांस्टेंट थी, वो हम फॉर्मूले तभी के लिए हैं। अब यहाँ हम वो फॉर्मूला नहीं निकाल लगा सकते। अब जैसे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना पड़ेगा, बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना होगा। और एक और पार्ट मैंने जो इसमें जोड़ा है वो यह है कि इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है ये बताना है। अब देखो इन तीन पार्ट को सॉल्व करने के लिए किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हम समझते हैं। अब देखो यहाँ पर आउटसाइड वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, उसके लिए तो वापस वही फॉर्मूला, आउटसाइड वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सारे चार्ज को सेंटर पर रखा। इस स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज है उसको सेंटर पर रखा, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, और पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से आंसर ही आ जाएगा। लेकिन अब हमें क्यू गिवन नहीं है, क्यू निकालना है, और क्यू को निकालने के लिए हमें डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी है, डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तो चार्ज आएगा, लेकिन डेंसिटी वेरिएबल है, इसलिए चार्ज निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं उसको समझेंगे हम। तो देखो ये क्या चीज है, सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एक एलिमेंट मानना पड़ता है, इंटीग्रेशन करने के लिए एक एलिमेंट मानना होता है। अब जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्क के लिए इंटीग्रेशन किया था, तो डिस्क के अंदर एलिमेंट क्या माना था, रिंग। डिस्क के अंदर एलिमेंट रिंग लेते हैं, और सॉलिड स्फीयर के अंदर जो एलिमेंट लेते हैं वो होलो स्फीयर कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ एक होलो स्फीयर कंसीडर करते हैं, इसके अंदर एक होलो स्फीयर लेते हैं। तो यहाँ इसको सेंटर मानकर एक सर्टेन रेडियस का होलो स्फीयर इमेजिन कर लेता हूँ। अब देखो हमने स्मॉल आर रेडियस और डी आर थिकनेस का एक होलो स्फीयर लिया, ये इंटीग्रेशन वाला एलिमेंट है, और इंटीग्रेशन का एलिमेंट कैसा लेते हैं, होलो स्फीयर।
सॉलिड स्फीयर के अंदर एलिमेंट रहता है होलो स्फीयर। अब यहाँ जो ये डेल्टा वी है ना, जो हमने एलिमेंट लिया इंटीग्रेशन के लिए, उस एलिमेंट का वॉल्यूम है। अब उस एलिमेंट का वॉल्यूम है तो इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे वो समझते हैं। तो देखो इसका इंटीग्रेशन, डेंसिटी तो मुझे क्वेश्चन में रो नॉट इंटू आर दे रखी थी। अब ये जो हमने होलो स्फीयर लिया है ना, इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो वॉल्यूम इसका निकालेंगे, इसका एरिया इनटू इसकी थिकनेस, और स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी थिकनेस है dr। तो डेल्टा v की वैल्यू यहां रख देंगे, रो तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था रो नॉट इनटू r, और वॉल्यूम की जगह ये लिख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इनटू dr। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, ये बचा। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, r के रेस्पेक्ट में, और r की लिमिट क्या होगी जिससे ये पूरा स्फीयर का सारा चार्ज आ जाए, तो 0 से लेकर कैपिटल R तक, ये इंटीग्रेशन की लिमिट हो गई। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास एक आंसर आया इसका। सॉलिड स्फीयर के अंदर जो टोटल चार्ज है वो इसके बराबर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये टोटल चार्ज आ गया, और टोटल चार्ज को उठाकर अगर यहाँ रख दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। तो ये दो पार्ट हमारे सॉल्व हो गए, दो पार्ट। अब हमें तीसरा पार्ट सॉल्व करना है, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और पी पॉइंट की यहाँ सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है। अब देखो पी पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल आर है ना, इस पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मैं स्मॉल आर रेडियस का एक इमेजिनरी सर्कल बनाता हूँ। पहले तो इमेजिनरी सर्कल मैंने इतनी रेडियस का बनाया ही है, ठीक है, ये स्फीयर इमेजिनरी सिलेंडर बनाया। अब देखो इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर कुछ चार्ज है और कुछ चार्ज इस इमेजिनरी सिलेंडर के बाहर है। तो अब मेन कंसेप्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था होलो स्फीयर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो अगर मुझे इस सॉलिड स्फीयर को भी कई सारे होलो स्फीयर से मिलकर बना हुआ मान सकता हूं। अब इन सब के कारण इनफाइनाइट होलो स्फीयर के कारण मुझे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ अगर कोई होलो स्फीयर इसके पी पॉइंट के बाहर कंसीडर करूंगा, तो यहाँ जो होलो स्फीयर कंसीडर करूंगा उसके लिए तो पी पॉइंट इस वाले होलो स्फीयर के अंदर है, तो यहाँ जो चार्ज होगा ना उसके कारण तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसका मतलब ये जो हमने स्मॉल आर रेडियस का स्फीयर कंसीडर किया है ना, इसके अंदर अंदर वाले चार्ज के कारण ही पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अंदर वाले चार्जेस के कारण होगा। इस आउटसाइड में जो चार्जेस हैं, इस आउटसाइड में जो चार्जेस हैं उनके कारण कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जैसे अब मुझे इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पी पॉइंट के बाहर जो चार्ज है ना, ये आउटसाइड वाला चार्ज है, और इस आउटसाइड में जो चार्ज है उसके कारण पी पॉइंट पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर होगा इसके अंदर अंदर वाले चार्जेस के कारण होगा, और अंदर वाले चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए तो सारे चार्ज को सेंटर पर रखा पॉइंट चार्ज मान सकता हूं। तो सेंटर पर रखा पॉइंट चार्ज मानूंगा, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा इस अंदर वाले पॉइंट पर, K Q in अपॉन R स्क्वायर, ये अपना आंसर होगा। अब इस आंसर में Q in की वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो Q in इस वाले पोर्शन का, ये डबल शेडेड पोर्शन क्या है, इसका चार्ज लिखना है मुझे।
अब इसका चार्ज लिखने के लिए तो पहले की तरह इंटीग्रेशन करेंगे, डेल्टा V की वैल्यू वापस से वही आएगी, तो ये सब वही आएगा, लेकिन लिमिट अब चेंज हो जाएगी ना। पहले टोटल चार्ज निकालने के लिए मैंने इसको इंटीग्रेट किया था 0 से कैपिटल R तक, अब मुझे केवल चार्ज इसके अंदर अंदर का निकालना है, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर स्मॉल r तक, तो इनसाइड वाला चार्ज आएगा इस। अब ये चार्ज निकालेंगे तो कितना आ गया, 4 पाई रो नॉट इनटू r की पावर 4 अपॉन 4। अब इसको रख देंगे तो अंदर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा k अपॉन r स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, ये अपना आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर मैं यहाँ एक पॉइंट इधर लूं तो इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर रेडियली आउटवर्ड इधर होगा, और अगर पॉइंट यहाँ कंसीडर करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। अब मुझे इस पॉइंट चार्ज के कारण ये पूरी एक्स एक्सिस मान ली लाइन, इस लाइन पर अगर पॉइंट की पोजीशन अलग अलग लेता जाऊंगा तो ये r डिस्टेंस बदलेगी, और r बदलने से इस फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। अब मुझे स्मॉल r और इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्राफ खींचना है, कैसा होगा, तो स्मॉल r तो हमने यहाँ प्लॉट कर लिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम y एक्सिस पर बनाएंगे। इस चार्ज को मैंने मान लिया ओरिजिन पर रखा हुआ है। अब मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर राइट हैंड साइड में होगा तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो नेगेटिव। तो इस चार्ज के इधर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आने का मतलब ग्राफ इस क्वाड्रेंट में आएगा, और इस चार्ज के इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ सब जगह पॉजिटिव आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव तो इस लाइन के ऊपर है, तो ग्राफ इस रीजन में आएगा, इस रीजन में ग्राफ होगा। अब ये ग्राफ प्लॉट कर लो, देख अगर इसमें r बराबर 0 रखूं तो e कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब अगर पॉइंट बिल्कुल इसके नजदीक होगा ना, ये ए पॉइंट अगर इस चार्ज के ठीक नजदीक होगा तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट होगा, और इससे दूर जाते जाओगे तो r बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, तो ये ग्राफ हाइपरबोला आएगा इस तरह का, जैसा हमने डिस्कस किया था। तो अब इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ किस तरह का बनेगा, इसका ग्राफ मैं दूसरे डायग्राम में प्लॉट कर देता हूं। यहां पॉजिटिव चार्ज है, अब ये इस तरह का ग्राफ आएगा हाइपरबोला डिस्टेंस के साथ, यहां हमने r लिखा है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव है। इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड में है, और राइट हैंड साइड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, और पॉजिटिव बाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मतलब इस लाइन के ऊपर ग्राफ। अब अगर इस रीजन में इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, और इधर आने का मतलब नेगेटिव, और y एक्सिस नेगेटिव होगा इस लाइन के नीचे, तो ग्राफ इस लाइन के नीचे आएगा। और वापस अगर ये पॉइंट बिल्कुल इसके नजदीक है तो 4 से डिस्टेंस 0 है तो यहाँ इनफाइनाइट होगा, तो ये ग्राफ इस तरह का चलेगा। तो ये कंप्लीट ग्राफ जो बनेगा इस चार्ज के राइट हैंड साइड में तो ग्राफ इस तरह से वेरी कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में इस तरह से वेरी कर रहा है। बना होगा ये चार्ज यहाँ ओरिजिन पे जो रखा है वो नेगेटिव चार्ज है, तो ग्राफ कैसा होगा, अब देखो अगर मैं पॉइंट यहाँ कंसीडर करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड को पास बुलाएगा इधर, यहाँ वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है ना, और इधर नेगेटिव है, तो इधर पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा इसका,
इधर नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसा, और ये इस तरह से इधर ग्राफ आ जाएगा। तो ये इसका ग्राफ होगा। अब अगला ये है कि यहाँ दो चार्ज है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज। अब इनके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमने वाई एक्सिस पे लिया है, इसको हमने ओरिजिन कंसीडर किया, और इधर एक्स एक्सिस हमने कंसीडर किया। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो देखो ये दो चार्ज है ए और बी। अब यहाँ पॉइंट कंसीडर करूंगा तो दोनों चार्जेस के कारण पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा इस पॉइंट पर, और इधर आने का मतलब, इधर की तरफ आने का मतलब तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, नेगेटिव, इधर की तरफ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, तो ग्राफ ऐसा। अब उसी तरह से अगर यहां पर देखें, यहां कोई पॉइंट कंसीडर करूंगा तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इस वाले चार्ज के कारण इधर, इसके कारण भी इधर, तो नेट इधर आएगा, और इधर आने का मतलब ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो ग्राफ उस पॉइंट में कैसा जाएगा, पॉजिटिव ग्राफ का मतलब कुछ ऐसा ग्राफ चला जाएगा इधर, तो ये इधर ग्राफ होगा। अब दूसरा अगर हम देखें, यहाँ बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसे पी पॉइंट कंसीडर करता हूँ, तो इस पॉइंट पर पहले वाले चार्ज के कारण तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और दूसरे के कारण इधर होगा, तो यहाँ तो क्या हुआ, डायरेक्शन अलग अलग है ना, तो सबटेक्ट होगा। और अगर यहाँ में ये पी पॉइंट बिल्कुल मिडल में हो तो E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और नेट जीरो होने का मतलब ग्राफ इस पॉइंट को कट करेगा, यहाँ y कोऑर्डिनेट जीरो है, यहाँ मिडल पॉइंट जो होगा, जैसे ये डिस्टेंस a कंसीडर करूं और इस मिडल पॉइंट की डिस्टेंस a/2 है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा, मतलब ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा। अब ये बताओ, अगर ये पॉइंट मिडल पॉइंट पर E1 E2 बराबर है, मिडल के अगर इधर पॉइंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बड़ा होगा या E2, E1 बड़ा होगा ना, क्यों, क्योंकि इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कम है, तो E1 बड़ा होगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में पॉजिटिव आएगा, तो इस वाले रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, और इस वाले रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगा। आ रही मेरी बात समझ में? अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसके बिल्कुल नजदीक लूंगा तो इसके कारण इनफाइनाइट, तो टोटल भी इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट वाला ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, और फिर इधर नेगेटिव में इनफाइनाइट, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो ये कंप्लीट ग्राफ इसका इस तरह का होगा, रेड कर्व बना रहा हूं मैं इस ग्राफ के, इस तरह से, थोड़ा सा डिफिकल्ट ग्राफ है ये इस तरह का ग्राफ होगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आया तो इस प्रॉब्लम पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं, और मैं इस व्हाट्सएप नंबर पर जो भी मैंने पढ़ाया इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की शीट भी आपको देता हूं, प्लस थ्योरी नोट्स की जो मैंने की थ्योरी नोट्स बने हुए हैं वो भी आपको इसमें दिए जाते हैं, तो यहाँ से आप उनको दोबारा पढ़ सकते हैं। और मेरी एडवाइस ये है कि 30 मिनट्स का जो वीडियो है इसको आपको घर पर पढ़ने में 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा, 1 से 1.5 घंटे टाइम लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने लिखा है और मैं उसको मिटाता नहीं हूँ, लेकिन आपको वो वीडियो आपका पोस्ट करना है और उसके बाद उसको समझना है, कई बार रिपीट भी करना होता है, चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती, तो इस तरह से आपको 1.5 घंटे करीब इस वीडियो लेक्चर में लगेगा। फिर उसके ऊपर होमवर्क है और वो हमें थ्योरी नोट्स है, तो अपने नोट्स भी आप इसको वीडियो लेक्चर को पढ़ते समय बनाते जाएं, उससे बहुत हेल्प होगी। और अभी लॉकडाउन पीरियड में हम ऑफलाइन क्लास में तो जा नहीं सकते, तो ऑनलाइन क्लास का ये बेस्ट मेथड है जो आप फॉलो कर सकते हो, बाकी स्टूडेंट से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज जो है आप इसको एडवांटेज लें, आपके पास जो है, आपके पास कहीं जा नहीं सकते तो घर पे बैठ के बहुत अच्छे ढंग से आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपने आप की परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।